हाँ बच्चा लोग, कैसा है आप लोग? कैसे हो? बढ़िया हो? जबरदस्त हो? मस्त हो? अरे सर, कितना गलत सवाल पूछ रहे हो आप। सर, बोर्ड का एग्जाम सर पे है और आप पूछ रहे हो सर जबरदस्त हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, खैर देखो, टेंशन तो हो रही है मेरे को, मुझे पता है। अब देखो, पहली बार आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम है ना, तो सिंपल सी बात है, टेंशन तो होना एक आम बात है। तो देखो, ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में ऐसे कुछ मोमेंट आते हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ। बस सिंपल तरीके से ना आप चीजों को पढ़ते रहो, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आपका इंटेंशन सही है, आप सच में चाहते हो क्रैक करना, आप मेहनत करने कर रहे हो, तो इस बात की गारंटी है बच्चा, कुछ गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा होगा जो भी होगा, ठीक है। बस ये है, अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना सारी चीज़ों को, ठीक है? बहुत बैलेंस करके चलना है। मैं नहीं कहता हूँ कि एकदम से लग जाओ, रात-दिन लग जाओ, नहीं। एकदम विद बैलेंसिंग के साथ जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, रेगुलर करो, कम करो, अच्छा करो, बेटर करो, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए करो। चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती जब तक लाइफ होती है। वो सब डिपेंड करता है कि हम उस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करते हैं, ठीक है? बाकी ये सब सोच का हेर-फेर है। आप सोचो, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों का है, ठीक है? तो कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, कुछ ठीक है, कूल-कूल होंगे, ठीक है? रिज़ल्ट आएगा तो दोनों का सेम आएगा। हो सकता है जो कूल हो उसका अच्छा आ जाए, ऐसा भी होता है। तो इट्स डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है? ये आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, इसलिए अपने स्टेट ऑफ माइंड को बेटर बना के रखिए। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल कूल रहिए सर, बिल्कुल कूल रहिए, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा, ओके? चलो बढ़िया, हम लोग अपना चैप्टर को आगे करते हैं, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है बच्चा, जो जैव प्रोसेस है, ठीक है, इसको हमने पढ़ा था। तो कल मैंने आपको पार्ट वन में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। जैसे पहला मेरा क्वेश्चन था, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या होते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, सारा मैंने वन टू वन करके आपको बताया था, ठीक है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो ये हमारा अभ्यास प्रश्न का पार्ट 1 था। अब मैं पार्ट 2 आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से क्या, अब ये वाला पार्ट 2 आज खत्म ही होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट डे से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और आप बिल्कुल तैयार रहना उस चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए, ठीक है? ओके। तो देखो बच्चा, सिंपल है कि इसमें हमारा जो पार्ट है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आप नोटिस करो, तो बच्चा इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है? ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो हमें इन दोनों के बारे में अंतर क्या होता है वो बताना है। उसके बाद कुछ जीवों के नाम बताने हैं जो अवायवीय श्वसन करते हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा एक बेस बना के कर दिया है। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एक, पता है आपको, एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है? अब देखो, समझो इसको, सबसे पहला पॉइंट, वो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा अगर बेसिक डिफरेंस कोई पूछता है कि भैया एक डिफरेंस बता दो एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो बड़ा सिंपल सा आप बताओगे। अगर वो बोलेगा कि सबसे जो मेन अंतर है वो बताओ, तो आप बताओगे कि सर, वायवीय श्वसन जो होता है ना, उसमें ऑक्सीजन होता है, और जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। बस सिंपल एक बेसिक अंतर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा दूसरा है, ये क्या है? देखो बच्चा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। अब देखो, श्वसन होता क्या है, जब रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने सांस को अंदर लिया, ठीक है। अब सांस को अंदर लिया तो सिंपल सी बात है, एयर को इन किया। एयर में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन आपको पता है ग्लूकोज से रिएक्शन करती है, बिल्कुल। तो जहाँ पे ग्लूकोज होता है, जहाँ से ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है ग्लूकोज के साथ, वहाँ पे क्या होता है, पूर्ण विखंडन हो जाता है, अगर वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। सिंपल, बहुत आसान टास्क है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो वायवीय श्वसन होता है उसमें ग्लूकोज का कंप्लीटली क्या होता है, विखंडन होता है। और जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें बस वही उल्टा, ठीक है। देखो, अब जो मैं आपको स्ट्रेटजी या ट्रिक की बात करता हूँ ना, यही तो करता हूँ कि आप 1 2 3 4 पॉइंट पढ़ लो और आप चेक करो कि उसका उल्टा क्या, अवायवीय श्वसन को, मतलब जैसे नहीं ऑक्सीजन है, इसमें नहीं है। दूसरे वाले में ऑक्सीजन का पूर्ण विखंडन है, दूसरे वाले में नहीं है, पूर्ण विखंडन नहीं है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो गई कि मैंने एक को पढ़ा, दूसरा क्या है उसका उल्टा है, तो मैंने दूसरे को भी क्या किया, उसी के अकॉर्डिंग
उलट के वहां पे उसकी डेफिनेशन डाल दी। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस होता है, कभी कभी कॉमन सेंस के बेस पे भी ये चीजें काम कर जाती है। ठीक है, मैंने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया है, तो मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो मैं इसलिए आपको सोच रहा हूँ बता ही दूं। उसके बाद बच्चा है तीसरा वाला पॉइंट, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, देखो वायवीय श्वसन सिंपल सी बात है, आपको पता है C6H12O6 होता है, प्लस इससे ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, तो हमें क्या मिलता है बताओ, बताओ बताओ, हमें क्या मिलता है? देखो, अगर आप वेस्ट की बात करो तो आपको CO2 मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, और ऊर्जा भी मिलेगी। ठीक है, ये बात तो आपको पता है ना सबको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या बोलता है कि जब वायवीय श्वसन होता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो सिंपल सी बात है वहां पे ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल होगा। और जब ऑक्सीजन होगा वो ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा, तो जब अंतिम उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है, दैट इज CO2 एंड दैट इज H2। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अब देखो यहाँ पे इसका तीसरा पॉइंट इसी के बेस पे हम पढ़ते हैं कि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल, याद रखो कौन सा अम्ल बच्चा? लैक्टिक अम्ल अथवा एथेनॉल। एथेनॉल C2H5OH, फॉर्मूला याद रखना। लिखने को आप एथेनॉल भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ब्रैकेट में आप फॉर्मूला डाल दोगे ना तो दैट इज मोस्ट इफेक्टिव, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिंपल सी बात है, नंबर एक दो आपके बढ़ जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अंतिम उत्पाद में क्या क्या होता है? एक लैक्टिक अम्ल होता है, एथेनॉल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें क्या होता है? इसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अंतिम उत्पाद में, वायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है। ओके, और इसमें एथेनॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियरली आपको चीजें हो गई होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा, तो वायवीय श्वसन में क्या होता है बच्चा बताओ? जो ऊर्जा है वो ज्यादा उत्पन्न होती है। कितना सिंपल पॉइंट है कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम उत्पन्न होती है। कितना सिंपल सा, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि एक कितना बेहतरीन अंतर है दोनों में। ठीक है, जिसको हम आसानी से दिमाग में रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, ओके। पांचवा क्या बोलता है? पांचवा बोलता है कि यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है। ठीक है, उच्च जीवधारी क्या होते हैं? जैसे ज्यादातर पौधे होते हैं, जंतुओं में मानव, हिरन हो गया, पक्षी हो गया। उच्च जीवधारी का मतलब जो टॉप लेवल के होते हैं। जैसे अगर आप बेसिक रूप से देखो, एनिमल या फिर जो भी एनिमल हमारे आसपास मिलते हैं, ठीक है, जैसे पक्षी हो गया, हिरण हो गया, जंतु हो गए, ठीक है, मनुष्य हो गया, ये सब क्या है? ये सब ऐसे जीवधारी हैं जो सबसे टॉप पे आते हैं। टॉप के मतलब कि ये बहुत ही कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल मतलब कि यही है जो पूरे इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन आज के टाइम में क्या है? नेचर एडवर्सिटी या फिर नेचर को बेहतर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? अच्छा, तो पूरा उसका कंट्रोल है उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो उच्च जीवधारी हो गया, मतलब उसी के हाथ में है कि वो चीजों को बेहतर बनाएगा या फिर खराब कर देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उच्च जीवधारी का नाम लिया गया है। तो उसमें देखो मानव, हिरण, पक्षी, ये सब टॉप लेवल के हैं, जिनसे कनेक्शन ह्यूमन का बना होता है, तो ये ह्यूमन के पास भी होते हैं, तो इसलिए इनको भी हमने क्या किया? उच्च जीवधारी की श्रेणी में डाल दिया। ठीक है, तो मेरे को लगता है इसमें कोई किसी भी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अब इसमें जो पांचवा पॉइंट है बच्चा, वो क्या बोलता है? यह क्रिया निम्न जीवधारियों में होती है। निम्न जीवधारी जैसे ईस्ट हो गया, फीता क्रीम हो गया, ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जिनको आप देख के बता सकते हो ये निम्न कोटि के हैं। निम्न कोटि के इसलिए क्योंकि इनका जो अस्तित्व है वो ज्यादा फेमिलियर नहीं है। जैसे आप सोचो ना, अगर मैं किसी बच्चे को बताऊं हिरन, तो बोलेगा अच्छा हिरन, लेकिन अगर उसी को बताऊं ईस्ट तो क्या कहेगा? अरे ये क्या होता है? आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दैट इज डिपेंड अपन नेम फेम, नेम फेम के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जिसका नाम ज्यादा है उसको हमने उच्च जीवधारी नाम दे दिया, जो ज्यादा फेमिलियर है, जो ज्यादा फेमस है, जो इन्वायरमेंट के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्या है? ये ऐसे ऐसे जीवधारी है जिनका, ठीक है। ठीक है, तो ये जो अवायवीय श्वसन होता है बच्चा ना, इनमें क्या होता है? दैट इज अकर इनटू स्मॉल लेवल एनिमल्स, ओके, स्मॉल लेवल ऑर्गेनिज्म, लाइक दैट। ओके,
तो ये बात भी आपको क्लियर होगी। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस आप लिख सकते हो कि यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है और यह क्रिया निम्न जीवधारियों में पाई जाती है। ठीक है ना? आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट मेरा क्या बोलता है कि यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये दो ऐसी जगहें हैं जहां पे वायवीय श्वसन क्या होता है? अकर होता है। मतलब यही वो दो जगह है जहां पे ये अकर होता है। कौन सा? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी बात करें 6 की, यह केवल कोशिका द्रव्य तथा मानवों की पेशी कोशिका में होता है। कोशिका द्रव्य जानते हो ना? जैसे हमारी कोशिका होती है तो इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ पानी जैसा पदार्थ होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं या फिर साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है अवायवीय श्वसन? ये कोशिका द्रव्य तथा मानव की पेशी कोशिकाओं में होता है। पेशी क्या होती है? मांसपेशी। आप देखते हो ना, ये जैसे मेरी बॉडी है, भाई खतरनाक वाली बॉडी। ठीक है। तो इसमें जो पेशी कोशिकाएं होती है उनके अंदर बेसिकली ये अवायवीय श्वसन वाला जो प्रोसेस है वो क्या होता है। हम्म? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? तो किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा तो इसको आप अच्छे से ना बार बार, मैं तो कहूंगा एक बार देखो, इसको पढ़ो। ठीक है। एक बार ओवरव्यू पढ़ो, ऊपर से सब पढ़ डालो एक तरफ से। उसके दूसरे स्टेप में आप क्या करो, इसके बारे में सोचो। पहला आपने क्या किया? ओवरव्यू करके पढ़ लिया, उसके बाद सोच लिया। अब सोचने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो क्योंकि आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। और आपको बताऊं एक बात, अगर ये एग्जाम में आया तो मान लो 5 मार्क्स का आया, कितना आसान है सोचो। आपने पढ़ लिया, आपको याद है, मस्त अपना 2 कॉलम बना के लिख दी, नंबर भी अच्छे मिल गए, पढ़ने में परेशानी भी नहीं हुई, अच्छे से लिख भी दिया, सब कुछ बेटर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसे पोर्शन जिनको आपको लगता है यार इस पे कम टाइम दे के ज्यादा निकाला जा सकता है, ऐसे पोर्शन को ना आप मतलब दिमाग में रख लो भैया, क्योंकि यही वो पोर्शन है जो आपका साथ देंगे। अब होता नहीं है कि अब आपके कई सारे दोस्त होंगे। ठीक है। तो हो सकता है उसमें एक या दो ऐसे दोस्त हो जो आपके बहुत नजदीक हो और आपको विश्वास है कि अगर मैं तकलीफ में पड़ूंगा तो वो मेरा साथ देंगे। ठीक है। तो ऐसे लोगों को ना एकदम बहुत ही मजबूती से होल्ड करके रखना होता है। बहुत मजबूती से आप साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के इनको होल्ड करके रखो, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर परेशानी आएगी तो यही आपका साथ देने वाले हैं। बाकी भाग जाएंगे या फिर कोई बहाना बना लेंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो वैसे ही अगर आज आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप देखो कि आपका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब कि आप चाहते हो ना बेस्ट स्कोर करना, आप देखो क्या आप पढ़ रहे हो जो पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बैठ जा रहा है, या फिर जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। ठीक है। ज्यादा टाइम दोगे, सिंपल सी बात है, आपको इंटरेस्टेड लग रहा है तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और अगर वो आ गया एग्जाम में ना तो उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर ले जाओ। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजी। तो इस बात को थोड़ा अपने दिमाग में आप सेट करके रखना। ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चा मेरा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि क्या है? देखो, गैसों के अधिकतम विनिमय, विनिमय का क्या मतलब होता है? लेन देन। भैया तुम हमको कुछ दो, हम तुमको कुछ देंगे। ठीक है, ये वाला, इस वाली लेन देन की बात कर रहे हैं। तो जो कूपिकाएं होती हैं किस प्रकार अभिकल्पित होती है, मतलब उनका क्या योगदान होता है। ठीक है। आप सिंपल एक तरफ से अगर इसको पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत ही आसान है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है। सतह का मतलब एक रास्ता प्रोवाइड कराती है। रास्ता क्या होता है? अरे भैया, आप सोचो ना, रास्ता जिसपे बस चलती है। अगर ये बस चल रही है तो इसके पास एक रास्ता है ना, तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो गैस होता है उसके विनिमय के लिए क्या होती है? कूपिका होती है। ठीक है। कूपिका क्या करती है? एक मीडियम प्रोवाइड कराती है, मतलब कहने का ये मतलब है कि माध्यम प्रोवाइड कराती है। ठीक है। तो विनिमय कूपिकाओं हाँ, जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। अब देखो, जो कूपिकाएं होती हैं, जैसे मान लो ये मेरा एक कूपिका है। ठीक है। तो अगर ये कूपिका है तो इसकी सतह होगी। ठीक है। ठीक है। अब सतह होगी तो सतह में क्या होंगी? सतह होगी तो सतह में क्या होती है? रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाओं में धमनी या सिरा हो सकती है। ठीक है। क्योंकि रुधिर वाहिका बेसिकली हमारी दो टाइप की होती है, हमने पढ़ा है। उसमें क्या होता है? इनका विस्तृत जाल होता है। किसमें? कूपिकाओं में। ये वाली की बात हो रही, कूपिकाएं। बॉडी की बात नहीं हो रही यहाँ पे बच्चा, याद रखना।
कोशिकाओं में क्या होता है, विस्तृण जाल का मतलब बहुत लंबे पैमाने पे जाल होता है, ठीक है? बहुत सारी, मतलब जंगल मान लो आप, जंगल, ठीक है? जो वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाता है, सिंपल सी बात है। अब वायु से ऑक्सीजन हो गया, ले लिया हमने, ठीक है? अब कोशिकाओं ने तो उनको बोला कि भैया आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लेकिन आने के बाद होता नहीं है कि जैसे अगर मान लो मैंने आपको दिया कि मैंने लो आपका घर है, नहीं मान लो आपने ऑर्डर किया कि भैया मुझे ना एक काम करो, मेरे घर पे ना 100 किलो चावल भिजवा दो, 100 किलो राइस मेरे घर पे भिजवा दो। अब ट्रक वाला लेके तो आ गया, लेकिन अब लेके आने के बाद वो क्या करेगा, आपके घर के सामने उतार देगा। अब आपको क्या करना है, आपको उसे उठा के कहीं स्टोर करना है या फिर उसको कैरी करके वहां से लेके जाना है जहां भी आप रखना चाहते हो। तो वैसे ही तो होता है, जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे देखो मैंने सांस ली, मेरे अंदर सांस चली गई, मेरे सांस में आपको पता है ऑक्सीजन है, ठीक है? तो ऑक्सीजन जब है तो कोशिकाओं ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को उस एयर से निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। अब जब वो एयर ऑक्सीजन जब एयर से निकल गई, तो निकलने के बाद कोशिकाएं क्या करेंगी, उठा के उसको दे देंगी, किसको दे देंगी? रुधिर वाहिकाओं को दे देंगी, भैया ये लो। और मतलब वो रुधिर में जाके मिल जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है? और फिर क्या करेगा, फिर वही है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिर रुधिर के थ्रू, आपको पता ही है रुधिर क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। था आसान कि नहीं था, बताओ? एक सिंपल सी छोटी मोटी कहानी है बच्चा, इस कहानी को ना आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ो। ये कहानी बड़ी अच्छी होती है, ठीक है? मैटर करता है कि इस कहानी को आप सुनते हो और आत्मसात करते हो तो चीजें आसानी से याद होती। ओके, तो ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, सिंपल सी बात है। तथा रुधिर में विलेय CO2 को कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है, ताकि CO2 हमारे शरीर से बाहर। अब जो रुधिर है वो ऑक्सीजन तो लेके बांट दिया सारी कोशिकाओं को, ठीक है? अब कोशिकाओं में क्या होगा, प्रोसेस होगा, रिएक्शंस होंगी, और रिएक्शंस होंगी तो ग्लूकोज का विखंडन होगा, ग्लूकोज का विखंडन होगा तो जो हमारा उत्पाद बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। अब देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया कोशिकाओं में, अब वो जाएगा कहाँ, वहीं स्टोर होगा क्या? इतनी जगह तो नहीं होती कि वहां पे स्टोर हो जाए, कि कहीं साइड में स्टोर रूम बना रखा है कि भैया जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सबको उठा के इसी स्टोर रूम में डाल दो, ऐसा तो होता नहीं। तो ऐसा नहीं होता। तो करते क्या है कि उसी समय जैसे एक्सचेंज होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे ही आपका रिएक्शन के बाद बनती है ना, वो उठा के किसको दे दी जाती है? रुधिर को दी जाती है, भैया ये लो पकड़ो और निकलो यहाँ से। तो रुधिर क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और दोबारा कहाँ चला जाता है, कोशिकाओं के पास चला जाता है कि भैया ये लो कार्बन डाइऑक्साइड। और कोशिकाएं क्या होती है, वो ट्रांसफर कर देती है। निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन गई, रुधिर ने कोशिकाओं को दिया, कोशिकाओं ने यहाँ ट्रांसफर किया, फिर मैंने बाहर ब्रीथ कर दिया। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सोचो कितना बेहतरीन प्रोसेस है, भाई गॉड, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़। अच्छा, यहाँ से मेरे को एक चीज सीखने को मिली कि काम को कभी बाद में नहीं टालना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि देखो रुधिर ने क्या किया, ऑक्सीजन गया, रिएक्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तुरंत रुधिर को मिला, भैया जाके दे आओ तुरंत, कहीं रुकना उकना नहीं है और कहीं स्टोर नहीं करना है। तो मतलब यहाँ से ये सीखने को मिलता है, नेचर हमें इस चीज से क्या सिखाती है कि अपना काम जो है ना तुरंत करो, ऐसा नहीं कि बाद के लिए टालो या स्टोर। मैंने यहाँ से ये सीखा, ठीक है? और साथ में ये भी सीख लिया, है कि नहीं? तो जो काम हो तत्काल हो, मेरा एक दोस्त है वो हमेशा बोलता है, जो हो वो तत्काल हो, तत्काल। अगर होगा तो इसी समय होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे बोलता है। ठीक है, मैं उसकी मिमिक्री करके आपको बता रहा था। तो बड़ी अच्छी चीज है ये, मेरे को, ठीक है? तो सीखना चाहिए सब चीज, कि लाइफ में अगर कोई भी घटना घटती है बच्चा ना, तो आपको उससे सीखना चाहिए कि यार मेरी लाइफ में ये चीजें मेरी लाइफ से कैसे कोरिलेट हो सकती हैं, और मुझे मैं उस चीज को अपनी लाइफ से कैसे कनेक्टेड कर सकता हूँ। ये सब यूनिकनेस होती है इंसान की, ठीक है? बहुत ही यूनिक चीजें होती हैं, ठीक है, जो आपको एडवांस बनाती हैं। और एडवांस बनना आज के टाइम में समझ लो कि आपकी कामयाबी का एक रास्ता है, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन रास्ता। ओके, चलो खत्म करते हैं, बातें ज्यादा हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है
कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। हेमोग्लोबिन जानते हो ना? जब मैं डॉक्टर से चेकअप करवाता हूँ ना, डॉक्टर क्या बोलता है? मैं मेरे को एक बार मैं बीमार पड़ गया था, तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला कि यार इसके अंदर इसके ब्लड में लग रहा है कुछ कमी है, एक काम करो इसका चेकअप करवाओ। तो मेरी मदर जो है मेरे को लेके गई और डॉक्टर से बोली कि भैया कोई लैब वैब है यहाँ पे? हाँ लैब है ना, साइड में है, जाओ। तो मैं गया वहाँ लैब में, उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद रिपोर्ट आई। शाम तक रिपोर्ट देते हैं, तुरंत नहीं देते हैं, या फिर अगले दिन देते हैं। रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम था। ठीक है, तो रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास में गया, तो डॉक्टर ने बोला इसको एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है भाई? एनीमिया में क्या होता है कि अगर अगर रुधिर में ना आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाए ना, तो एक रोग होता है जिसको एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। कभी कभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी पूछता है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आप बोलोगे एनीमिया होता है भैया, एनीमिया होता है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, रीड कर लेते हैं, बाकी चीजें तो हम जानते हैं। देखो, तो मानव में जो श्वसन वर्णक होते हैं हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था शायद, बहुत पहले मैंने एक फिगर बनाया था। ठीक है, वो फिगर पता नहीं है या नहीं है, शायद वो फिगर नहीं है मेरे पास अभी। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, उसमें एनीमिया जो होते हैं, छोटे छोटे कण टाइप के होते हैं, वो आपको दिखते हैं। मतलब वो लाल होते हैं, देखने में बड़े बेहतरीन लगते हैं मेरे को। ठीक है, मैं उनको बार बार देखता हूँ क्योंकि अच्छे लगते हैं देखने में वो। तो वही चीज है। ठीक है, ये हटा देता हूँ, यार सब कितना गंदा लग रहा है। ठीक है, तो जो श्वसन वर्णक होते हैं बच्चा ना, उनको क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता का मतलब कि ऑक्सीजन उनके साथ क्या होता है? रिच होता है, उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर ये कम हुआ तो ऑक्सीजन की। यार एक बात बताओ, जैसे मान लो आपका घर है, आपके घर में आप हो, ठीक है, कमाने वाले, आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो। ठीक है, 50,000 आप कमा रहे हो, तो अब ये 50,000 जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप हो इस घर में तो आपके घर में 50,000 आएगा, अगर आप नहीं हो तो ये 50,000 नहीं आएगा, क्योंकि ये जॉब जो है प्राइवेट है। प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं कि आप हट जाओगे तो आपका बेटा आके शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप हो तो पैसा है, आप नहीं हो तो पैसा नहीं है। तो सोचो ना, हीमोग्लोबिन के साथ भी तो यही है। इसके साथ बेचारा ऑक्सीजन जुड़ा होता है। अगर हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब देखो क्या बोलता है। इसकी कमी ऑक्सीजन के लिए उच्च बनता है, इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वही बात है ना, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी। कैसे? ऑक्सीजन ही तो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद ऊर्जा बनाता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो ऊर्जा नहीं बनेगी। और हम थकान का अनुभव करते हैं, ऊर्जा नहीं बनेगी, क्या होगा? अरे भाई, मन कर रहा है सो जाऊं। भाई मेरे को एनीमिया हो गया है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ जाके मैं अपने घर पे सो जाऊं बेड पे। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी थकान में है। देख रहे हो कितनी थकान लग रही है? क्यों? एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई भैया, थकान तो लगेगी। ठीक है, तो हम थकान का अनुभव करेंगे, हमारी श्वास गति भी बढ़ जाती है। क्यों? ऑक्सीजन की कमी है। तो ज्यादा एयर लोगे तभी तो ज्यादा एयर एयर में ऑक्सीजन ज्यादा पास हो पाएगी। सिंपल सी बात है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भैया हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो अब ऑक्सीजन की उस कमी को पूरा करने के लिए हमें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का अवशोषण हो पाएगा। ठीक है, जो तो कमी है तभी तो दूर हो पाएगी बच्चा। अतः हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, नहीं लगाना है। ओके, क्लीन है? कोई भी डाउट, कोई दिक्कत हो ना, आप ग्रुप में मेरे को बता। मैं आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, भरसक कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, देखने में कौन मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण, सोचो। परिसंचरण जानते हो ना क्या होता है? परिसंचरण मतलब
घूमना, डिस्ट्रीब्यूट होना। परिवहन का नाम सुने हो? वाहन परिवहन, हमारे यहाँ एक बस चलती है, यूपी की एक सरकारी बस है जिसपे लिखा रहता है वाहन परिवहन, मतलब आना जाना आना जाना। परिवहन, परिवहन का मतलब तो यही होता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, मैंने आपको बताया था, याद है आपको कुछ? हर्ट जब मैंने पढ़ाया था तो कुछ याद है आपको? नहीं याद है? ऐसा मत किया करो यार, याद किया करो, ठीक है? एक हर्ट नाम का मेरा चैप्टर था, इसी में पढ़ाया था मैंने हर्ट के बारे में। मैंने आपको उसमें बताया था कि जो हर्ट हमारा होता है ना, उसमें दोहरा परिसंचरण होता है। जैसे एक साइकिल पूरा होने में जो ब्लड है वो हर्ट में कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है ना। एक बार तो निकलता है, वहां से पंप होता है, फिर एक बार जो CO2 रिच ब्लड होता है वो दोबारा उसमें जाता है, हर्ट में। और हर्ट क्या करता है, उसको पंप कहाँ पे कर देता है? लंग्स में कर देता है, ताकि लंग्स में जाके वो जो CO2 से युक्त ब्लड है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए, ऑक्सीजन युक्त ब्लड में कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम्म, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम वन टू वन करके पढ़ते हैं। जैसे मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में क्या होता है? पास होता है। कितना आसान है, क्यों? मैंने आपको बताया था ना, जैसे यहाँ पे अगर कोई जगह मुझे मिल जाए तो मैं बता दूं वहां पे चलो यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लेता हूँ बच्चा, ये मेरा हार्ट है, ठीक है? तो आपको पता है यहाँ से क्या होता है? हार्ट, यहाँ से धमनी निकलती है, उसके बाद मान लेता हूँ पूरा ऑर्गन है, ठीक है? तो यहाँ से ब्लड निकला, हार्ट से, हार्ट निकल के इसको पंप किया ब्लड को। अब ये पूरे ऑर्गन में क्या हो गया? डिवाइडेड हो गया। अब डिवाइडेड होने के बाद फिर ये हार्ट में जाता है, गया हार्ट में, ठीक है? अब हार्ट में गया तो फिर हार्ट ने इसको क्या किया? इसी ब्लड को पंप कर दिया कहाँ पे? लंग में। यहाँ पे लंग होता है, ठीक है? क्या होता है बच्चा? लंग होता है, और लंग में, लंग से फिर जो ब्लड है वो यहाँ पे, मतलब ब्लड देखो इसमें था। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से मान लो स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड क्या है? पहले हार्ट में गया, ठीक है? हार्ट से फिर पंप हुआ, पंप होने के बाद फिर ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर ये यहाँ से निकला, और फिर निकलने के बाद फिर हार्ट में गया, और फिर हार्ट ने इसको क्या किया? पंप किया, तो फिर ये लंग में चला गया। तो दोहरा परिसंचरण हुआ, मतलब ब्लड क्या है? वो 2 बार हार्ट में एंट्री करा, एक बार यहाँ, फिर एक बार ऐसे घूम के फिर यहाँ, या फिर लंग से फिर यहीं पे आ गया। मतलब एक साइकिल पूरी कंप्लीट हुई, और एक साइकिल में जो ब्लड हमारा था वो हार्ट में 2 बार एंट्री मारा है, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा आपको पता चल रहा होगा ना कैसे मैं कर रहा हूँ। तो प्रत्येक चक्र में रुधिर क्या होता है? 2 बार हृदय में जाता है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित जनित रुधिर को मिलने से रोकता है, ठीक है? जैसे आपका हार्ट ऐसे बना होता है, ठीक है? बीच में एक विभाजिका लगी होती है, इस विभाजिका में क्या होता है कि इस साइड आपका CO2 रिच ब्लड होता है, और इस साइड O2 रिच ब्लड होता है, ठीक है? तो ये विभाजिका क्या करती है? दोनों को आपस में मिलने से रोकती है। अरे भैया, दीवार होती है एक तरह की, एक तरह का दीवार होता है, ठीक है? अब बात सकते हो जो बंटवारा कर दिया था कि भैया CO2 युक्त ब्लड तुम इधर रहो, और ऑक्सीजन युक्त ब्लड भैया तुम इधर रहो, ठीक है? चूंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है, अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने तरह निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए परिसंचरण लाभदायक। अब देखो, बॉडी है हमारी, सिंपल सी बात है यार, हमें एनर्जी तो चाहिए, सिंपल सी बात है। अब एनर्जी जब चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन गेन करना पड़ेगा। और जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन गेन करना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा? दोहरा परिसंचरण बहुत जरूरी है, ताकि वो काम जल्दी जल्दी हो पाए। अब पता है कि एक जगह से पंप किया, फिर दोबारा उस साइकिल को पूरा होने में बड़ा टाइम लग रहा है, तो टाइम लगेगा तो इससे काम थोड़ी चलेगा। जैसे आप सोच के देखो ना, कि मान लेता हूँ कि कोई मोटर आपने अपने घर पे लगाया है, और वहां से आपको 2 किलोमीटर दूर पानी लेके जाना है, ठीक है? तो जहां पे मोटर लगाया, उस मोटर ने पंप तो कर दिया। अब आगे का जो पानी है, वो जहां पे मोटर लगाया कुछ दूर तक तो बहुत तेज जाएगा, लेकिन उसके बाद वो धीरे हो जाता है। लेकिन सोच के देखो, अगर जहां पे धीरे होता वहीं पे एक मोटर और लगा दे तो वो भी क्या करेगा? उठा के पानी को धक्का देगा, भैया अब जल्दी से जाओ, जल्दी से। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसी साइकिल में क्या होता है ना, कि हमारी बॉडी में वो 2 मोटर नहीं होते, वो हार्ट जो है होता एक ही है, लेकिन हम उससे 2 बार काम ले लेते हैं कि जल्दी से पंप कर भैया, बॉडी में ऑक्सीजन कहीं कम ना हो जाए। कम हो जाएगी तो क्या हो गया? एनर्जी कम हो जाएगी। और इंसान जो है उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए भाई।
आप ही सोचो ना, आप पूरे दिन मेहनत करते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, सब कुछ करते हो ना। फिजिकल मेहनत है, मेंटल मेहनत है, ठीक है? तो अगर ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कैसे कैसे काम चलेगा बताओ? काम नहीं चलने वाला भई। तो इसलिए क्या होता है, दक्षता जो है अगर हमें बढ़ानी है अपनी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा? इनटेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे अगर कभी-कभी होता क्या है कि लोगों को नींद आती है या फिर लोगों को दिक्कत होती है, एकदम बॉडी उनकी लूज़ पड़ जाती है, तो उसका एक तरीका है, थोड़ा-सा ना जल्दी-जल्दी साँस लो, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, 20-25 सेकंड के लिए जल्दी-जल्दी साँस लोगे ना, तो आपके 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 बॉडी की जो ऊर्जा है ना वो मेंटेन हो जाएगी। ठीक है? करके देखना अगर आपको विश्वास ना हो तो। ठीक है? तो दोहरा परिसंचरण बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्यों आवश्यक है बता दिया, ठीक है? और कैसे क्यों दोहरा दोहरा परिसंचरण बोल रहे हैं वो भी आपको क्लीन है। ठीक है? उसके बाद है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? बताया था मैंने आपको। जाइलम में क्या होता है बताओ? जफ और जल याद करने का तरीका। जाइलम क्या करता है? जल को क्या करता है? अपनी अपनी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम देता है कि जाइलम भैया तुम प्लीज इतना काम तो करो कि जो वाटर है ना, वाटर और जो कुछ खनिज लवण है उनको क्या करो प्लीज यार, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा दो प्लीज। ठीक है? तो एक एक पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरी मुख दिशा में संवहित होते हैं। अरे यार देखो, जैसे ये मान लो मेरा कोई प्लांट है, प्लांट दिख रहा है, इसकी जो रूट्स होंगी वो जमीन में होंगी। अब अगर इसके रूट के थ्रू अगर ये वाटर को अवशोषित करता है तो इसको ऊपर तक कौन ले जाएगा? कोई ना कोई तो चाहिए ना ले जाने के लिए, कोई रास्ता तो चाहिए ना। अगर वो रास्ता ही नहीं होगा तो कैसे चीजें जाएंगी बताओ? अगर वो रास्ता नहीं होगा भाई तो कैसे चीजें जाएंगी बताओ ना? जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो उस रास्ते को कौन प्रोवाइड कराता है? सर वो जाइलम करवाते हैं, और कौन करवाता है? जाइलम, हाँ जी जाइलम। तो पहला पॉइंट है इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरी मुंह मतलब ऊपर की तरफ जाता है, संवहित होता है, संवहित मतलब बहता है। ठीक है? फ्लोएम की बात करें इसमें भोजन अमीनो अम्ल, भोजन हो गया अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में मतलब ये रैंडमली होता है पूरी बॉडी में। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता कि ये नीचे ही लेके जाएगा, ऊपर ही लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। भैया तुम्हारा काम है तुम मल्टीटास्क करो। मल्टीटास्क करो मतलब तुम ये भी करो, ऊपर भी लेके जाओ, नीचे भी लेके जाओ, पूरी बॉडी में लेके जाओ। ठीक है? कोई आपकी डायरेक्शन निर्धारित नहीं है। बट अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करता है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर, गलत बोल रहा हूँ, नीचे से लेके जाना है इसको जाइलम, जाइलम को ऊपर से नीचे। सेकंड पॉइंट मेरा क्या है कि इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है देखो। तो आपको एक चीज बताते हैं, जैसे मान लो ये मेरा प्लांट है, इस प्लांट की ये बॉडी है, ठीक है? और इसमें क्या मैंने रूट को क्या किया, डाल दिया। ठीक है? अब आपको पता है जो जाइलम होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है वाटर को। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जैसे मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है? तो सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो अब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इसमें जो वाटर है बच्चा वो क्या होगा? नहीं, गर्मी के कारण इसके अंदर पानी की कमी होगी, तो उसी को तो हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। मतलब इसके अंदर जो पानी है ना वो वाष्प में कन्वर्ट होके एनवायरनमेंट में चला जाता है। अब सोचो यहाँ पे पानी की कमी हो रही है, यहाँ पे पानी की कमी हो रही है, और तब यहाँ पे पानी है, तो रूट क्या करेंगे? यहाँ से वाटर को ले जाके यहाँ पे सप्लाई करेंगे। यार आप सोच के देखो ना, अगर मान लो ये पानी, मान लो ऐसे कोई ढाल है, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पानी नहीं है तो पानी कम से ज्यादा की ओर फ्लो होगा कि नहीं होगा बताओ? तो यार आम बात है, इसमें क्या है, जहाँ पे पानी है ज्यादा है वहां तो पानी है ही, जहाँ पे कम है तो ज्यादा वाले से कम की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यही काम तो जाइलम्स के थ्रू होता है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो तो। ठीक है? जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा जो मृत ऊतक होते हैं उनमें होता है। ठीक है? ठीक है, आई होप कि ये चीजें क्लीन हो रही होंगी। ठीक है? दूसरा क्या है, इसमें एटीपी का प्रयोग होता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी एक ऊर्जा का रूप होता है। ठीक है? तो ऊर्जा का रूप का प्रयोग होता है मतलब कि जैसे, मतलब ट्रांसफर करना है मान लो यार, तो
एक पीछे से एक ऊर्जा हमें ज़रूरत होती है, जो फ्लोएम में क्या होती है प्रोवाइडेड होती है, ठीक है? और वो क्या होता है एटीपी के फॉर्म में होता है, ठीक है? तीसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिका द्वारा संलग्नी साथी कोशिकाओं की सहायता से होता है, जो जैव कोशिकाएं चलनी नलिकाएं होती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है ये चीज, ठीक है? तो जो नलिकाएं होती है वो चलनी टाइप की होती हैं, ठीक है? हर जगह चलनी लगी होती है, और चलनी के थ्रू क्या होता है, जो इसका खाना है, अमीनो अम्ल है, वो सब क्या होता है संवहित होता है। क्या होता है बच्चा? संवहित होता है, ठीक है? तो ये 2-3 पॉइंट जो है आप अच्छे से याद कर लो, अगर आता है दोनों में अंतर लिखने के लिए तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है? तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ओके? चलो अब देखते हैं हम कहाँ तक हुआ, ठीक है? तो मैं देखो बच्चा, अब आज का ये टॉपिक है मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। फिनिश इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो मेन जो क्वेश्चंस मेरे थे ना, ये काफी इंपॉर्टेंट थे। अब इनको काफी 2-3 बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, इनके बारे में सोचो, इनको लिखने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आज डिस्कस करे हैं, ठीक है? तो कोशिश करो कि इनको अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है? पढ़ो, फिर मिलते हैं कल हम लोग दोबारा, ठीक है? और आगे हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चा, ओके, बाय, गुड बाय, खुश रहो, आबाद रहो और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो। बाय।